नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक 24 की खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 की खबर में आज सबसे पहले उस वाकये की बात करेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया। 2024 के इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन जिन सांसदों को या जिस पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ना है उनकी सुरक्षा क्या क्या है, इसलिए आज इसी मसले से 24 की खबर की शुरुआत होगी। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी और उसी दिन सदन में आप सोचिए अफरा तफरी का माहौल। जब विजिटर्स गैलरी से दो युवक अचानक नीचे कूद गए, उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी स्पीच कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। वे सदन की बेंच पर कूदने लगे। युवकों ने जूतों में कुछ स्प्रे छिपा रखा था, कोई कलर स्प्रे था शायद, उसे निकालकर स्प्रे करने लगे, जिससे सदन में पीला पीला धुआं नजर आने लगा। पूरे सदन में अफरा तफरी मच गई और ऐसा ही माहौल वाकई में डरा देने वाला था। इसके बाद सांसदों ने उस युवक को पकड़ा जो इधर उधर उछल कूद कर रहा था। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने यह बताया कि मैंने उसे सबसे पहले पकड़ा था। कुछ ने दोनों की पिटाई भी कर डाली। इसके बाद सुरक्षाकर्मी उन आरोपियों को अपने साथ ले गए। इससे पहले पुरानी संसद की इमारत में भी 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकियों ने हमला किया था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन के इस मसले पर अपनी बात रखी। ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है कि इतने बड़े सिक्योरिटी में कैसा दो लोग अंदर आकर वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच करके उन्होंने पूरा, जैसा कि एक सेकंड प्लीज, आई विल गिव यू एक सेकंड। द मोमेंट आई केम टू नो अबाउट इट, आई कॉल्ड द डायरेक्टर सिक्योरिटी. I told him to give me an update. The update which he gave me at that point of time, I have shared with the House. It is a matter of concern, but let us await full details. और वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा है कि दो युवक गैलरी से कूदे और उन्होंने कुछ फेंका था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गैस निकल रही थी। उन्हें सांसदों ने पकड़ा, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को सौंपा गया और उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन जो भी हुआ वो चिंता का विषय था। पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए, पकड़ लिए दोनों को। लोकसभा में सुरक्षा चूक के इस मामले पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से सुरक्षा के चूक का मामला ही है। आज सदन के अंदर कुछ भी हो सकता था। जो भी लोग यहां पर आते हैं, चाहे वे कोई भी हो, रिपोर्टर हो, किसी के टैग तक नजर नहीं आते हैं। सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के। सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैब्स, यानी कि पूरी तरह से सुरक्षा के चूक का ही मामला सांसद बता रही हैं। समाजवादी पार्टी भी ये बात कह रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सांसद वहां पर खुलकर अपनी बात तो रख पाते हैं, लेकिन अगर उनकी सुरक्षा में सेंध लगेगी तो उनको भी अपनी चिंता जरूर सताएगी। ये माननीय सांसद। संसद में हुई सुरक्षा चूक की स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी निंदा की है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अपनी ओर से कहा है कि संविधान के मंदिर में ऐसी घटना का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से बात करेंगे। एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया जाएगा। वो ताकतें कुछ इस प्रकार के कृत्य
करती हैं और करने में कई बार सफल हो जाती हैं। निश्चित तौर पर बड़ी चूक हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। निंदनीय जो कार्य है कुछ लोगों ने किया है, इसकी जितनी गंभीरता से इसकी जो निंदा की जाए वो कम है। मुझे लगता है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती हैं, वो ताकतें कुछ इस प्रकार के कृत्य करती हैं और करने में कई बार सफल हो जाती हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इतिहास कभी नेहरू और कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा। पंडित नेहरू ने सिर्फ जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी ली थी, वहां पर भी जो किया देश ने उसका खामियाजा भुगता है। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि 45,000 लोगों की मौतों का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? तो जहां आपने इतिहास की बात की, मैं कहूंगा इतिहास कभी नेहरू जी को माफ नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा। जो गलतियां उन्होंने की, देश ने बड़ा खामियाजा भुगता है। केवल एक राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने अपने जेब पे ली थी, बाकी सब तो सरदार पटेल जी ने कर दिया था। 553 से ज्यादा रियासतों को भारत में विलय करके मजबूत भारत बनाने की नींव सरदार पटेल जी ने रखी थी। पंडित नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी ली और वहां पर भी जो किया वो देश ने खामियाजा भुगता। धारा 370 पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि धारा 370 हटाई गई है और वहां आज विकास की नदियां बह रही हैं। मैं खुद वहां जाकर आया हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि धारा 370 हटाने का फैसला बिल्कुल सही है और इससे यह साबित भी होता है कि सरकार ने जो निर्णय लिया था वो सही निर्णय था। इससे यह भी साबित कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोई भी निर्णय कभी गलत होता ही नहीं है। कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने गलत बातों को कोई संरक्षण नहीं दिया है। साबित हो गया है जो धारा 370 आर्टिकल है, वैसे धारा बोलते हैं हम, धारा 370 हटाई गई। लोगों ने कहा खून की नदियां बहेंगी, विपक्ष ने, कांग्रेस के लोगों ने, तमाम लोगों ने, लेकिन वहां आज विकास की नदियां बह रही हैं। मैं खुद 3-4 जगहों पर जाके आया हूं और मैंने बैठकें भी की हैं। दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि आज चुनाव आयोग सरकार के नियंत्रण में है, हम भारत का हिस्सा है, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। उन्होंने कहा कि जब बाकी राज्यों में चुनाव करवाए जा सकते हैं तो हमारे यहाँ चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे? गलती तो पहले से हुई है। इलेक्शन कमीशन टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, ऑटोनमस होना चाहिए था कि वो खुद फैसला करे। आज वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कोई भी गवर्नमेंट हो उसके कंट्रोल में। ये इसको सीधा करना पड़ेगा, एक दिन करना पड़ेगा। ये जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। इलेक्शन फारूक अब्दुल्ला इससे पहले भी इस तरह की बातें तो कह चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर देना, इससे लग रहा है कि अब चुनाव आयोग पर भी विपक्ष के नेताओं को भरोसा नहीं है, खासकर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, और उनको तो कतई भी नहीं लगता। विपक्ष के बयानों पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कह दिया है कि संसद में सब कुछ कानून और संविधान के दायरे में होकर हो रहा है। कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है और ये स्पष्ट बात है। देखिए, ये सब as part of provision of law, as part of provision of the constitution, everything is happening. ये कोई ऐसा बात नहीं है, और कांग्रेस जितना भी आरोप क्यों ना लगाए, उनके लिए मेरा एक सवाल है। कल जब उनके सवाल का जवाब हमारे कानून मंत्री दे रहे थे, उन लोगों ने क्यों वॉकआउट किया? उनको मालूम है कि उनका जो भी आरोप है इलॉजिकल है, दैट्स ऑल। कांग्रेस इज ए करप्टेड पार्टी, कांग्रेस इज ए करप्टेड पार्टी, दैट्स क्लियर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रजातंत्र पर मोदी सरकार ने हमला किया है। भारत के लोकतंत्र चुनावी मशीन को लेकर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि
चुनावी मशीन की स्वायत्तता, निर्भीकता, निष्पक्षता को लेकर भी हम ये कहते हैं कि बुलडोजर के नीचे से कुचल डाला गया है। एक समय था जब इलेक्शन कमीशन का मतलब चुनावी विश्वसनीयता था, आज इसका मतलब चुनावी समझौता हो गया। भारत के प्रजातंत्र पर आज मोदी सरकार ने कुठाराघात किया है, हमला बोला है। भारत के डेमोक्रेसी और चुनावी मशीनरी की स्वायत्तता, निर्भीकता, निष्पक्षता, उन सबको बुलडोजर के नीचे कुचल डाला है। अब चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अब एक जम्मू कश्मीर पर बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने बयान दिया, कहा कि अब कश्मीर के लोग ये जान चुके हैं कि उनका विकास हो रहा है और ये जान भी सकेंगे कि आज़ादी है क्या। मैं भी पिछले दिनों कश्मीर गई थी, ये बहुत शांतिपूर्ण और सुंदर जगह है। हम लोगों ने एक ज़माने में वहाँ पर बहुत सी शूटिंग की थी, अब कश्मीर में फिर से लोग शूटिंग करने के लिए जा सकते हैं। पॉलिटिकली पूरा जम्मू कश्मीर का कब्जे में लेके रखा हुआ था, अभी उससे छुटकारा मिल गया है। So now the people of Kashmir will know कि what is the freedom what they are getting, so they will be with us. हम अभी भी हम लोग घूमने जा सकते हैं। We recently I also went to Kashmir. It's so peaceful, so beautiful. Like हम लोग एक जमाने में कितना शूटिंग किया वहाँ पे, इतना peaceful and lovely locations. So we are going to go do that. अभी वापस सब लोग शूटिंग के लिए भी जा रहे हैं वहाँ पे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 के राज्यसभा में पारित होने पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बयान दिया और कहा कि इस बिल के माध्यम से सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। अगर देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं होगा तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? इस बिलडोजर के माध्यम से सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। अगर देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं होगा जो चुनाव कराता, तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? अगर इंडिपेंडेंट अनबायस्ड इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, तो क्या इंडिपेंडेंट अनबायस्ड इलेक्शन हो सकता है? ये सवालिया निशान खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मूला दिया और कहा कि 3 मेंबर की समिति बनाइए, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये समिति तय करे कि कौन चुनाव आयोग में बैठेगा, उसका गठन कैसे होगा। आज सरकार ये बिल लाकर इस 3 मेंबरी समिति में से प्रधानमंत्री को नहीं छेड़ती, नेता प्रतिपक्ष को नहीं छेड़ती, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि हमने जो वायदा किया वो हम पूरा करेंगे। हमने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें मोदी की गारंटी जुड़ जाने के बाद जनता ने 100% मतदान में हिस्सा भी लिया और एक अच्छा परिणाम भी दिया है। ये बहुत शानदार यहाँ पे नई टीम तैयार हुई है और जो छत्तीसगढ़ की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया, 54 सीट दिया और निश्चित रूप से उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का योगदान, उनकी मेहनत, अमित शाह जी, नड्डा जी और हमने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें मोदी जी की गारंटी जुड़ जाने से जनता ने 100% मतदान में हिस्सा लिया और एक अच्छा रिजल्ट आया। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री के पद में आज शपथ लेने वाले हमारे विष्णुदेव साय जी को, जो अनुभव। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई छगनभाई पटेल ने उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस दौरान कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। पीएम मोदी खास तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि मोहन यादव के साथ ही जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम के तौर पर पद की शपथ ली। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है, हर्ष का विषय है। मैं नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार विकास अब किया जाएगा। मध्य प्रदेश में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारे नवनिर्वाचित जो हमारे मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताया है, मैं प्रदेश की जनता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर, 24 के लिए तैयारी पूरी बन जाए, हैट्रिक जो पीएम ने बात की है, 24 में हैट्रिक होगी। देखिए, 24 के लिए लोगों ने मन बनाया है। इन राज्यों के चुनाव से तो हमको जरूर बल मिला है। तो बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उम्मीद अब मोहन यादव से है कि वो मध्य प्रदेश के विकास में अपनी आहुति डालेंगे और तपस्या ऐसे करेंगे कि आने वाले वक्त में ये मोदी को लोकसभा में भी फायदा होगा। रायपुर में विष्णुदेव साय ने हिंदी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। उनके बाद अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम के पद के तौर पर शपथ ली है। कार्यक्रम स्थल साइंस कॉलेज मैदान के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी खास तौर पर शामिल हुए। इसके साथ ही कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचकर साय को भी पूरी तरह से बधाई देते नजर आए। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के और वहीं राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने बात कही और कहा कि राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य के मनोनीत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मनोनीत उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। बीजेपी में विधायकों के साथ चर्चा की जाती है, निर्णय लिया जाता है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, जिसमें राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय दिया जी, माननीय प्रेमचंद बैरवा जी, इनकी शपथ ग्रहण भव्य समारोह में पूरे प्रदेश भर से जनप्रतिनिधि, सभी जनता जनार्दन कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे। और हम इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा साहब, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और जिन्होंने राजस्थान में बीजेपी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाई है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। जीत दिलाने के लिए शुक्रिया करते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय प्रदेश के नेतृत्व के जितने भी उपकार है उसको लेकर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कहीं कोई ये संभव है, ये अगर संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता, एक एक ऐसा कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। ये अगर संभव है इस तरह से, तो भारतीय राजस्थान की मनोनीत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री चिंता करते हैं और सभी योजनाओं पर भी बात करते हैं और महिलाओं को देखते हुए योजनाएं बनाई जाती हैं। आज मुझ पर विश्वास जताकर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं बेहद खुश हूं, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? देखिए, जीत तो हो गई, उसमें तो जनता ने बहुत काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक जादू था, जिस तरह से मोदी जी पे सब विश्वास करते हैं, उनकी योजनाओं पे करते हैं, केंद्र सरकार पे करते हैं, इस वजह से मैं जीती हूँ। दिया कुमारी सांसद रही हैं, लेकिन उन्होंने सांसद के तौर पर
अपनी पारी तो खेली राजनीतिक तौर पर, लेकिन अब इस्तीफा देकर विधायक बनी और विधायक बनकर केंद्रीय नेतृत्व ने इन पर दांव खेला और अब इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। राजस्थान के एक और मनोनीत उप मुख्यमंत्री हैं, नाम है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जिन्होंने कहा है कि ये केवल बीजेपी में हो सकता है कि जहां एक सामान्य सा पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी जिम्मेदारी को भी संभाल सकता है। उन्होंने कहा कि मैं दलितों और अन्य समाज के लोगों और सभी वर्गों को लेकर आगे बढ़ूंगा, उनके उत्थान के लिए काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है जो साधारण कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दायित्व देते हैं। ये दायित्व है, ये लोगों की सेवा करने का दायित्व। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने और प्रदेश नेतृत्व में सीपी जोशी जी ने, माननीय वसुंधरा जी ने मुझे दायित्व दिया है। निश्चित रूप से इस दायित्व पे मैं सब 36 कौम को साथ लेके और पूरे राजस्थान में दलितों के लिए, उत्थान के लिए और हर वर्ग के लिए काम करूंगा। भारतीय जनता, एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम, राजस्थान का पैटर्न देखने को मिला मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। आने वाले वक्त में रिजल्ट क्या होगा ये समय बताएगा। राजस्थान विधानसभा के मनोनीत अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की बातें भी सुनिए। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार मुझे व्यक्त करना है। मैं अपनी जितनी भी क्षमता है उसके अनुसार काम करूंगा, इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और सबको साथ लेकर हम राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त करके मेरे को नई जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित से अपनी क्षमता के अनुसार और सबके बड़ों के मार्गदर्शन में इस जिम्मेदारी का भी निर्वहन करूंगा और निश्चित रूप से हम सबको साथ लेकर के जो राजस्थान का परंपराएं रही है, उनका सोच रहा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त करके। तो राजस्थान को लेकर एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझकर चुना है मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को। वक्त बताएगा लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम सुखद होगा दुखद। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बहुत बहुत बधाई। हम लोगों को भी शुभकामनाएं देते हैं कि अब उनका विकास होने वाला है और राजस्थान की विकास के लिए जितने भी काम भजनलाल शर्मा करेंगे वो उनके विजन में होगा। राजस्थान की तरक्की के लिए अपनी श्रेष्ठतम पारी की शुरुआत वो करने जा रहे हैं। भगवान से यही कामना है कि अब राजस्थान अगले 5 साल लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की तरक्की के लिए अपनी श्रेष्ठतम पारी का प्रतिपादन करने में सफल हों। ईश्वर से कामना है कि उनके 5 साल का कार्यकाल सकुशल, तरक्की पसंद और राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए साबित हो। उनको बहुत बहुत बधाइयां। साथ ही साथ जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पार्टी ने चाहे छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा को सीएम के रूप में। बीजेपी राजस्थान के सह प्रभारी नितिन पटेल ने ये कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा को चुना गया और भजनलाल शर्मा ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे राजस्थान को जानते हैं और साथ ही राजस्थान की जनता भी उनको जानती है। उनको बहुत अनुभव भी है, लगातार पार्टी के लिए भी काम करते आए हैं और अब उनको ये मौका दिया गया है कि वो जनता की सेवा बड़े स्तर पर करें और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे पीएम मोदी की नीतियों को आगे बढ़ाना है, राजस्थान की जनता का भला कैसे करना है, गारंटियों को कैसे पूरा करना है, ये सब कुछ उनको मालूम है। अनुभव संगठन का बहुत है और राजस्थान की पूरी सब जनता उनको अच्छी तरह जानती है और उनका भी राजस्थान का अनेक तरीके से परिचय है। राजस्थान की जरूरियात, राजस्थान के विकास के लिए क्या करना है, प्रजा को अपने साथ कैसे जोड़ना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर एक बार फिर से बरसते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि पूरा राज्य मेरा घर है, हर गरीब, किसान, मजदूर के चेहरे पर मुस्कान कैसे हो इसके बारे में सोचा जाता है। आने वाली पीढ़ी सुरक्षित कैसे हो इसके प्रयास निरंतर जारी है। पूरा राज्य हमारा घर है, यहाँ के जनमानस हमारे रिश्तेदार हैं। हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर के चेहरे में मुस्कान कैसे हो, हमारे आने वाली पीढ़ी
सुरक्षित कैसे हो, इसका प्रयास निरंतर जारी है। और ये हम लोग तीसरे चरण के एक जगह पर यहाँ हम लोगों ने फिर से इस कार्यक्रम की स्थिति को जानने समझने के लिए प्रयास किया है। 2024 ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन 24 से पहले 2023 में बहुत कुछ देखने को मिला है। एक एक घटनाक्रम पर सबकी निगाह टिकी हुई थी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद अंदाजे लगाए जा रहे हैं जीत किसकी होगी। बीजेपी मजबूत हुई, कांग्रेस क्या अब उतनी ताकत के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगी। विपक्ष की एकता में अब वो नजर नहीं आ रहा जो इन चुनाव से पहले था। सवाल है, वक्त बदलता है तो सवाल बदलते हैं, जज्बात भी बदल जाते हैं, लेकिन मेहनत पर निर्भर करता है कौन कितनी मेहनत के साथ आगे बढ़ेगा। आने वाले वक्त में इसी पर नतीजा निर्भर करेगा। नमस्कार।